नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले संजय की है। तो चलिए आज की कहानी संजय के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं भोपाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में बीती हुई घटना के बारे में नहीं है, बल्कि मेरी माँ जिनका नाम सीमा है और मेरी मौसी जिनका नाम संजना है, उनके जीवन में घटी बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल यह कहानी मेरी मौसी के बारे में है जो मुझे मेरी माँ ने बताई थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी माँ 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और मेरी मौसी 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरे नाना उस वक्त के मेरे ननिहाल के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, जिसके कारण गांव में सारे लोग मेरे नाना की बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ और मेरी मौसी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में एक दूसरे से किसी भी तरह से कम नहीं थी, लेकिन अगर दोनों में फर्क था तो बस एक आदत का। मेरी माँ कभी भी किसी इंसान की चीज़ या किसी सामान को उसकी इजाज़त के बिना नहीं छूती थी, लेकिन मेरी मौसी की आदत थी कि उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वह बिना मांगे कहीं से भी उठा लेती थी। कई बार मेरी मौसी का उसकी सहेलियों से और दूसरी लड़कियों से झगड़ा भी होता था, क्योंकि मेरी मौसी उनके स्कूल बैग से बिना उनसे पूछे ही पेंसिल या पेन निकाल लेती थी। कभी कभी लंच टाइम में किसी लड़की की किताबें भी उठा लेती थी, लेकिन फिर जब उनका काम हो जाता था तो वापस भी दे देती थी। अब ऐसा भी नहीं था कि मेरे नाना उसे किसी चीज़ को लेने से मना करते थे, बल्कि वह तो मेरी मौसी और मेरी माँ को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें ज़रूरत से पहले ही लाकर दे देते थे। मगर मेरी मौसी को यह गलत आदत हो ही गई थी। लेकिन इसी गलत आदत की वजह से एक बार वह एक ऐसी डरावनी मुसीबत में फंस गई जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल एक दिन की बात है, मेरी माँ और मेरी मौसी स्कूल गई थीं। फिर लंच टाइम में वह स्कूल के पीछे वाले बगीचे में खेलने गई थीं। उस दिन मेरी माँ अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो इसी वजह से वह मेरी मौसी के साथ खेलने नहीं गई। लेकिन मेरी मौसी अकेली ही उस बगीचे में पीछे की तरफ खेलने के लिए चली गई। फिर कुछ देर बाद लंच टाइम खत्म हुआ। तभी मेरी मौसी स्कूल में आती है, लेकिन जैसे ही वह आती है तो उसे देखकर सभी बच्चे और टीचर्स चौंक गए। फिर जल्दी से उनकी क्लास टीचर आई और उनको स्टाफ रूम में ले जाया गया। फिर मेरी माँ की क्लास से मेरी माँ को बुलाया गया। मेरी माँ जब उस स्टाफ रूम तक पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन जब मेरी माँ ने बाहर से आवाज़ दी तो टीचर आईं और उन्होंने धीरे से ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अपना सिर बाहर निकाला और मेरी माँ से कहा, बेटा तू जल्दी से अपने घर जा और अपने मम्मी पापा को लेकर आ। फिर मेरी माँ दौड़ते हुए घर गई और ज़ोर ज़ोर से मेरे नाना नानी को बुलाने लगी। मेरे नाना हड़बड़ाते हुए मेरी माँ के पास आए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? तो मेरी माँ ने कहा, बापू दीदी को कुछ हो गया है। मेरी सहेलियों ने जो देखा है वह मैं आपको नहीं बता सकती। आप जल्दी से मेरे साथ चलो, स्कूल टीचर ने अभी की अभी आपको बुलाया है। मेरी माँ के मुंह से यह बात सुनकर मेरी नानी बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? इतना कहकर मेरे नाना और मेरी नानी मेरी माँ के साथ स्कूल चले आए। मेरी माँ उनको लेकर सीधा स्टाफ रूम में गई। वहाँ जाकर उसने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। तभी टीचर ने दरवाज़ा खोला और हम सब अंदर गए। मेरी मौसी को उस हालत में देखकर सबकी रूह कांप गई। मेरी माँ और मेरी नानी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और पूछने लगीं, किसने किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मेरी माँ ने देखा कि मेरी मौसी के शरीर पर एक चादर के जैसा कपड़ा लिपटा हुआ था। माँ की टीचर ने मेरी नानी को बताया, आपकी बेटी लंच टाइम तक तो ठीक ही थी, लेकिन जब लंच टाइम में कहीं खेलने गई और जब लंच टाइम खत्म हुआ
तब वह वापस आई। लेकिन जब वह वापस आई तब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जिसके बाद हम सभी इसको यहाँ स्टाफ रूम में लेकर आ गए और इसे यह कंबल लपेटा है। हम सब टीचर्स ने उससे यह पूछने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ यह किसने किया, वह कौन था, पर यह तो बस हमारी तरफ देखकर इस तरह गुर्रा रही है जैसे वह हमें पहचानती ही ना हो। या तो यह लड़की नाटक कर रही है और किसी लड़के के साथ इसका चक्कर है, या फिर यह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आगे टीचर ने मेरी नानी को समझाते हुए और शांत करते हुए कहा, देखिए, यह किसने किया है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, मगर बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है। हमने इस बच्ची को बहुत पूछा, लेकिन यह किसी को कुछ बताती भी नहीं है। यह किसी से बात भी नहीं कर रही है। इस वक्त यह सदमे में है। आप इसे घर ले जाइए या फिर शहर के किसी अस्पताल में ले जाइए। उसके बाद मेरी माँ और मेरी नानी मेरी मौसी को अपने घर लेकर आ जाते हैं। मेरी नानी ने घर पर उसे बहुत कुछ पूछा, लेकिन मौसी कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मेरी नानी को लगा कि ज़रूर यह किसी लड़के के चक्कर में पड़ी है और उसी ने यह सब किया है। तब मेरी नानी ने उससे पूछा, बोल, किसने किया ऐसा? पर मौसी कुछ नहीं बोली। लेकिन फिर नानी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी मौसी को एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। तभी मौसी ने अपने आप को और भी जोर से थप्पड़ मारते हुए अजीब सी आवाज में कहा, और मार ना। ऐसा कहते हुए वह लगातार अपने आप को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। मौसी का ऐसा बर्ताव देखकर मेरी नानी समझ गई कि जरूर इसके ऊपर कोई साया है। फिर मेरी नानी ने मेरे नाना को बताया कि यह कुछ अजीब हरकतें कर रही है, हमें गांव के पुजारी जी को लाना चाहिए। फिर मेरे नाना काली माँ के मंदिर के पुजारी के पास गए, लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य से पुजारी जी हरिद्वार दर्शन करने के लिए गए हुए थे और कब तक वापस आएंगे यह कोई नहीं जानता था। फिर नाना जी वापस आ गए और नाना जी ने मेरी नानी को बताया कि हमें एक दिन का इंतजार करना होगा। पुजारी जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उसके बाद उस दिन धीरे धीरे शाम हो गई। मेरी मौसी पूरा दिन कुछ नहीं बोली और एक कोने में बैठी रही। फिर मेरी नानी ने खाना बनाया और सब लोगों ने खाना खाया, मगर मेरी मौसी ने खाना भी नहीं खाया। रात को मेरी नानी और मेरी माँ ने सोने की तैयारी की और फिर थोड़ी देर बाद सब सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे नाना के पड़ोस में हो हल्ला होने लगा, जिसको सुनकर मेरे नाना, नानी और मेरी माँ भी वहां देखने गए कि आखिर हुआ क्या है। तो वहां जाकर उनको पता चला कि पड़ोसियों ने अपनी बकरी को बाड़े के अंदर बांध रखा था, फिर भी कोई जानवर रात में आकर उसका शिकार करके गया। बकरी के अंदरूनी अंग गायब थे और बकरी को आधे से भी ज्यादा खाया गया था। यह देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए। आसपास के लोगों ने कहा, रात के वक्त घर के बाहर मत सोना, शायद कोई बहुत बड़ा जानवर घूम रहा है जो रात को ही शिकार करने आता है। फिर 2 दिन और गुजर गए। गांव में कोई हादसा नहीं हुआ। मेरी मौसी को भी आज 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला था। फिर मेरे नाना गांव में जाकर किसी भगत जी से मिले और फिर उस भगत जी को सारी बातें बताईं कि बिटिया के साथ यह तकलीफ है और उसने उस दिन की घटना के बाद कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद वह भगत जी हमारे घर आए और मेरी मौसी को बुलाया गया। जब भगत जी के सामने मौसी आई तो भगत जी ने मौसी से पूछा, कौन है तू? मौसी ने अपना नाम संजना बताया। भगत जी ने कहा, मैं इस लड़की का नाम नहीं पूछ रहा, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। तेरा नाम बता, तू कौन है? तो मेरी मौसी ने फिर से संजना ही बताया। फिर भगत जी ने उसके सामने भगवान शिव की फोटो रखी और कहा, इसे छू के दिखा। मेरी मौसी ने आराम से भगवान शिव की फोटो को छूकर उसे प्रणाम किया। तब भगत जी ने मेरे नाना से कहा, यह लड़की तो बिल्कुल ठीक है, अगर इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा होती तो यह इस फोटो को कभी नहीं छू सकती। फिर भी उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण मौसी से करवाया। वो भी मेरी मौसी ने आराम से बिना डरे कर दिया और जो कुछ भी पूछा उन सब सवालों का उसने सही सही जवाब भी दे दिया। दरअसल उस वक्त मौसी एकदम नॉर्मल हो गई थी। फिर भगत जी ने मेरे नाना से कहा, बिटिया तो एकदम ठीक है, उसे किसी अस्पताल ले जाओ अगर खाना नहीं खा रही है। बाकी भूत प्रेत इसके अंदर नहीं है, इसे तो कुछ नहीं हुआ है। मेरे नाना भी हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है।
उसने 3 दिन से हमसे कुछ भी बातें नहीं की थीं। अब तो वह आराम से जो भी पूछे उसका जवाब दे रही है। कुछ देर बाद भगत जी वापस अपने गांव चले गए। नाना को ऐसा लगा कि मेरी मौसी नाटक कर रही है। जैसे ही नाना मौसी को थप्पड़ मारने वाले थे, तभी मेरी नानी आकर उन्हें रोक लिया। तभी मौसी मेरे नाना के सामने बेशर्म की तरह अजीब सी आवाज में हंसने लगी। उस रात मेरे नाना, नानी और मेरी माँ ने खाना खाया, लेकिन मौसी ने उस रात भी कुछ नहीं खाया। जब रात को सब सो गए थे तो तकरीबन 12 बजे के आसपास मेरी माँ की नींद खुली। माँ ने देखा कि मौसी का बिस्तर खाली है और कमरे में मौसी नहीं है। मेरी माँ मेरी नानी को जगाने ही वाली थी कि तभी मौसी कमरे का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आई और अपनी जगह पर जाकर फिर से सो गई। मेरी माँ को लगा कि शायद मौसी बाथरूम करने के लिए उठी होगी, तो माँ ने मौसी से कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। जब सवेरा हुआ तो मेरी नानी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने देखा कि आंगन के एक कोने में एक मरी हुई काली बिल्ली पड़ी हुई है और उसका आधे से ज्यादा शरीर किसी जानवर ने खाया हुआ था। उसे देखते ही मेरी नानी एकदम से घबरा गई और सीधा मेरे नाना को जाकर बताया। उस मरी हुई काली बिल्ली को देखकर मेरे नाना ने कहा, वह जानवर हमारे घर तक भी पहुंच गया है, रात को कोई बाहर मत निकलना। लेकिन उसके बाद भी रोजाना ही यह होने लगा। जब भी रात को 12 बजते और मेरी माँ की आंख खुलती तो उन्हें मौसी अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं देती थी। तभी मेरी माँ को मौसी पर शक हुआ कि वह रात को जाती कहाँ है। ये पता लगाना होगा, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात मेरी माँ मौसी के बगल में सोई थी। मौसी चादर ओढ़कर सोई हुई थी, लेकिन उस रात मेरी माँ मौसी पर नजर बनाए हुए थी। पर तभी अचानक मौसी अजीब तरीके से गुर्राते हुए बोलती है, चुपचाप सो जा, मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मेरी माँ डरते हुए सो गई। अगले दिन सुबह मेरे नाना ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि मेरी बेटी ने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर कोई वैद्य, तांत्रिक या कोई भी हो जो मेरी बेटी को ठीक कर दे तो मैं उसे 20,000 का इनाम दूंगा। उस वक्त 20,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये खबर आग की तरह गांव गांव फैल गई। फिर तो मेरे नाना के घर कई तांत्रिक, पुजारी और कई पंडित आए, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी मौसी को ठीक नहीं कर सका। ऐसा करते करते दिन गुजरते गए और उधर जानवरों के मरने का सिलसिला भी चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। माँ को धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। माँ ने देखा कि मौसी कहीं जा रही है। तभी माँ ने नानी को जगाया। माँ ने नानी से कहा, माँ, दीदी कहीं बाहर गई हैं। इतना सुनते ही नानी हड़बड़ा कर उठ गई और उसे ढूंढने लगी। रात को पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर तभी अचानक से एक गली में बहुत तेज कुत्ते भौंकने लगे। उन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मेरी माँ और नानी समझ गईं कि हो ना हो वह मेरी संजना ही हो सकती है। लेकिन फिर अचानक से भौंकते हुए कुत्तों की आवाज दर्द से रोने की आवाज में बदल गई। फिर मेरी नानी और माँ ने उस गली तक पहुंचकर जो देखा, वह देखकर उन दोनों की रूह कांप गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी मौसी एक कुत्ते के गले को काटकर उसका खून पी रही थी और वह कुत्ता चू चू की आवाज करते हुए रो रहा था। तभी मेरी माँ ने जोर से आवाज दी, दीदी। माँ की आवाज लगाने पर जब मौसी ने माँ की तरफ पलट कर देखा तो उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। तभी मौसी ने कुत्ते की गर्दन को दोनों हाथों से मरोड़कर उसे तोड़ दिया और अजीब सी आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर वह हंसने लगी। फिर अचानक से ही कुत्ते का पेट फाड़कर मौसी ने उसके अंदरूनी अंग निकालकर मेरी माँ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले, खा ले। और हाथों के इशारे से अपने पास बुलाते हुए मेरी मौसी बोली, आ इधर आ, मेरे पास बैठ। यह कहते हुए वह जोर जोर से बहुत भारी आवाज में हंसने लगी। उसका वो डरावना रूप देखकर मेरी माँ और मेरी नानी एकदम से घबराते हुए वहां से घर की ओर भागी और घर जाकर मेरे नाना को सारी बातें बताईं। फिर जब मेरी माँ और मेरी नानी मेरे नाना के साथ दौड़ते हुए उस गली की तरफ गईं,
तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी, मगर मेरी मौसी वहां नहीं थी। तभी उन्हें दूर से फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्तों की आवाज सुनकर वे तीनों जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ने लगे। जब वे उस जगह पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तो वह जगह मेरी माँ की स्कूल थी। स्कूल के पीछे की तरफ जो जंगल जैसा बगीचा था, जहां स्कूल के बच्चे रोज खेलते थे, वहां से भी कई कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब मेरी माँ, नाना और नानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरी मौसी एक पेड़ पर बंधे हुए झूले में बैठकर झूल रही है और कुछ गुनगुना रही है। तभी मेरे नाना ने आवाज लगाई, संजना, चल बेटी, घर चल, यहाँ क्या कर रही है, चल घर चल। लेकिन मेरी मौसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वह अपनी ही धुन में गुनगुनाती रही। तभी मेरे नाना उसके पास गए और झूला रोककर उसके हाथ को बाजू से पकड़कर कहा, चल बेटी, घर चल। तभी मेरी मौसी अजीब सी आवाज में बोली, छोड़ छोड़ मुझे, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी, छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यह कहते हुए मेरी मौसी ने सीधा मेरे नाना की गर्दन को पकड़ लिया। तभी मेरी मौसी के हाथ में मेरे नाना का माँ काली का लॉकेट आ गया और उसको छूते ही वह तुरंत ही बेहोश होकर गिर गई। तभी मेरे नाना को समझ में आ गया कि माँ काली के लॉकेट की वजह से ही वह शांत हो गई है। फिर मेरे नाना ने अपने गले से माँ काली का लॉकेट उतारकर मेरी मौसी के गले में पहना दिया और मेरे नाना उसको उठाकर घर ले आए। पर उस डरावने मंजर को देखने के बाद सुबह तक मेरी माँ सोई नहीं और नानी भी उसके साथ जगती रही, लेकिन मौसी को फिर कुछ नहीं हुआ और वह रात भर आराम से सोती रही। जब सुबह हुई तो मेरे नाना पुजारी से मिलने गए। तब तक पुजारी जी भी शहर से लौट चुके थे। फिर मेरे नाना जी ने सारी बातें पुजारी जी को बताईं। पुजारी जी ने मेरी मौसी को वहां लेकर आने को कहा। फिर मेरे नाना और आसपास के कुछ पड़ोसी सब मिलकर मेरी मौसी को लेकर काली माँ के मंदिर गए। जब मौसी को वहां लेकर गए तो वह एकदम नॉर्मल रही, जिसे देखकर मेरे नाना बोले, कल मैंने इसके गले में माँ काली का लॉकेट पहनाया था, तब से यह शांत है। तो पुजारी जी ने कहा, इसके गले से लॉकेट उतार दो। मेरे नाना ने उसके गले से लॉकेट उतार दिया, लेकिन फिर भी मौसी को कुछ नहीं हुआ। तो काली माँ के पुजारी को समझ में आ गया कि यह प्रेत बहुत ही चालाक है, यह ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। फिर उन्होंने मेरे नाना से कहा, आप एक काम करो, यह काली माँ का लॉकेट इसके गले में ही रहने दो। मेरे नाना ने ठीक वैसा ही किया और मेरी मौसी के गले में लॉकेट को वापस पहना दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेरी मौसी एकदम ठीक हो गई। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन मौसी की चोरी करने की आदत की वजह से उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसका झगड़ा हो गया। मारपीट करते वक्त उस लड़की के हाथों से मेरी मौसी के गले में जो माँ काली का लॉकेट था वह टूट गया। मेरी माँ तब उसे छुड़ाने के लिए पहुंची ही थी कि तभी मेरी मौसी ने अजीब सी आवाज निकालते हुए उस लड़की के कान को अपने दांतों से काट लिया और इतना जोर से काटा कि उसका आधा कान कटकर मेरी मौसी के मुंह में रह गया। वह चीज देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे। तभी मौसी उस लड़की पर फिर से हमला करने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ ने उस लॉकेट को उसके गले में डालकर बांध दिया। जैसे ही वह लॉकेट उसके गले में बंधा, वह जोर जोर से झटपटाने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार मेरी मौसी बेहोश भी नहीं हुई और नॉर्मल भी नहीं हुई, क्योंकि इस बार वह प्रेत शरीर के अंदर था और मेरी माँ ने उसी वक्त उसके गले में लॉकेट बांध दिया था। तो वह प्रेत मेरी मौसी के शरीर में फंसकर ही रह गया था। फिर हमारे गांव वाले उसे उसी हालत में काली माँ के मंदिर में ले गए। जैसे ही पुजारी जी सामने आए तो उन्होंने मेरी मौसी से पूछा, कौन है तू? तो उसने झटपट कर कहा, बताती हूं, पर पहले इस लॉकेट को गले से निकालो। तो पुजारी जी ने कहा, अगर लॉकेट निकाल लिया तो तू फिर से भाग जाएगी, तुझ पर कैसे भरोसा करूं? तो मेरी मौसी के अंदर जो कुछ भी था उसने कहा, नहीं जाऊंगी, अब आ गई हूं तो तुझसे क्या डरूंगी, तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यह कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर पंडित जी ने वह लॉकेट मौसी के गले से उतार लिया। फिर मेरी मौसी के शरीर में जो आत्मा थी उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो पंडित ने कहा, कौन है तू और कहां से आई है?
तो उस अनजान शक्ति ने कहा, वह तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तू मुझे यह बता कि मेरा व्यवहार कौन करेगा। अब दोस्तों, आप लोगों में से जिसे व्यवहार के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूं कि व्यवहार क्या होता है और किसे कहते हैं। जब भी कोई अनजान शक्ति किसी के शरीर पर कब्जा करती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है या फिर प्रेत बाधित होने वाले की कोई गलती होती है। अब जब कोई भगत उस प्रेत को उसके शरीर से हटाने वाले होते हैं तो उस प्रेत के साथ उस व्यक्ति का शरीर छोड़ने के बदले में सौदा करना पड़ता है। वह अनजान शक्ति जो मांगे वह देना पड़ता है। उसे ही व्यवहार यानी कि प्रेत के साथ सौदा कहते हैं। दोस्तों, जब उस अनजान शक्ति ने मेरी मौसी के शरीर के माध्यम से पंडित को पूछा कि मेरा व्यवहार कौन करेगा, तो तुरंत ही पंडित ने कहा, मैं करूंगा। अभी पंडित जी आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही उस अनजान शक्ति ने कहा, देख पंडित, फिर बाद में मुकर मत जाना। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, अब तुम बताओ कि कौन हो तुम। फिर मेरी मौसी के अंदर जो शक्ति थी उसने बताया, यह 200 साल पुरानी बात है। मैं एक बंजारों की साधना देवी हूं। मैं तामसिक साधन से प्रश्न हुई थी और मेरी तामसिक साधना करके मुझे जानवरों की बलि भी दी जाती थी। जब वह बंजारे घूमते घूमते इस जंगल से गुजरे तो इसी जंगल में उन बंजारों ने डेरा डाला हुआ था। वे यहां महीनों तक रहे और इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे मेरी स्थापना की। वे लोग यहां भी मेरे भोग के लिए मुझे जानवरों की बलि देते थे और मैं उनके मनचाहे काम करती थी। एक दिन अचानक ही उन लोगों पर इस प्रांत के राजा की एक बड़ी सेना ने हमला कर दिया और वे सारे बंजारे डर के मारे अपनी जान बचा के यहां से भाग गए। वे लोग मुझे यहीं छोड़कर चले गए और मैं तभी से यहां इस जंगल में हूं। इस जंगल में अगर कोई मेरी मन्नत मांगता है तो मैं उनकी मन की इच्छा पूरी करती हूं और कोई राह चलते हुए भी मेरे दर्शन करते हुए यहां कुछ पैसे मुझे अर्पण कर जाता है। फिर पंडित जी ने उस बंजारों की देवी से पूछा, वह सब तो ठीक है, मगर तुमने इस बच्ची के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो उस देवी ने कहा, सुन पंडित, ये लड़की रोज यहां खेलने आती थी। इसके साथ और भी कई बच्चे खेलने आते थे, मगर इस लड़की ने इतना कहते ही वह बंजारों की देवी रुक गई और जोर से उसने मेरी मौसी के गालों पर चांटे मारना शुरू कर दिया। चांटे मारते हुए वह बोली, इसने मुझसे पूछे बिना मेरे घर से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तभी मेरे नाना और मेरी नानी उस देवी के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ हम उसके लिए माफी मांगते हैं। मेहरबानी करके आप इस बच्ची को माफ कर दीजिए। मेरे नाना और नानी गिड़गिड़ाने लगे। फिर पंडित जी ने पूछा, अब इसका शरीर छोड़ने के लिए तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मैं चाहूं तो इसकी जान भी मांग सकती हूं, लेकिन जो हुआ उससे इसके माँ बाप और इस लड़की को सबक मिल गया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस लड़की ने जो 50 रुपये चुराए हैं वह मुझे लौटा दे। मैं इसका शरीर छोड़ दूंगी। तभी पंडित ने अपनी जेब से तुरंत 50 रुपये निकाले और कहा, ले। तो मेरी मौसी के माध्यम से उस देवी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। फिर पंडित जी ने उसके हाथ में 50 रुपये रख दिए। जैसे ही पैसे हाथ में रखे, मेरी मौसी ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और तेजी से उस जंगल की ओर भागी। मेरी माँ और पंडित जी सभी लोग मेरी मौसी के पीछे पीछे दौड़े। मेरी मौसी उस पुरानी पाठशाला के पीछे जो जंगल जैसा दिखने वाला बगीचा था जहां बच्चे रोज खेलते थे, वहां जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश में लाया गया तो वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उस दिन के बाद मेरी मौसी ने कभी भी किसी से पूछे बिना किसी की कोई चीज नहीं छुई और न ही अब छूती है। उस घटना के बाद मेरी मौसी एकदम सुधर गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।